दिल्ली एनसीआर में अमीर परिवारों को नवजात बच्चे बेचने का मामला सामने आया है। ये एक रैकेट है जिसमें गिरोह जुड़े हुए हैं। ये गिरोह नवजात बच्चों को दिल्ली के निसंतान अमीर परिवारों को बेचा करते थे। जांच में सामने आया है कि अब तक 30 से ज़्यादा बच्चों को बेचा गया है। द्वारका जिले की पुलिस ने गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में सक्रिय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3-4 दिन का एक नवजात बच्चा भी बरामद किया है। इमीडिएटली इसमें टीम काम करती है। मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल सीडीआर्स नंबर्स को खंगाला जाता है। तो अभी तक जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें यास्मीन है और एक महिला है और एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति है। जो दूसरी महिला है उस पर सीबीआई में सेम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस 2024 का है, जिस पर वो अभी बेल पर बाहर थी। अभी तक इसमें हमें एक बच्चा रिकवर हुआ है जो 4 से 5 दिन का है। ऑल्दो इंटेरोगेशन में 10 के आसपास बच्चों का अभी तक खुलासा हो चुका है। तो मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये खबर आपने दी, इसमें किस तरह के रैकेट का पता चला है? क्या ये गिरोह है और कहाँ इनका कितना कैसे जाल फैला हुआ है? क्या इनके काम करने की शैली रही है, जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या रहा? देखिए, द्वारका जिला पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ा है और इसमें 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें यास्मीन है, इसके अलावा अंजलि है और जितेंद्र हैं। ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि जो चौथी आरोपी है, जो इससे पूरे सिंडिकेट की मास्टरमाइंड है, सरोज, वो फरार चल रही है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा सिंडिकेट जो है वो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ था। जो सिंडिकेट की सरगना सरोज है, वो उसके कहने पर जो बच्चे जो है वो चोरी होते थे। यास्मीन बच्चों को चोरी करती थी और यास्मीन गुजरात, राजस्थान के उन इलाकों से बच्चों को चोरी करती थी जहां पर गरीब तबके के लोग रहते थे। उनके बच्चों को वहां से चोरी करती थी और चोरी करने के बाद दिल्ली लाती थी। दिल्ली में जो अंजलि है वो बच्चों की डिलीवरी करती थी और साथ में उसके जितेंद्र होता था, वो भी बच्चों की डिलीवरी करता था। इसके साथ ही ये जानकारी मिली है कि 1 लाख से लेकर 5 लाख या उससे ज़्यादा जैसा सौदा हो जाए उस हिसाब से ये बच्चों को बेचते थे। अब तक 30 से ज़्यादा बच्चे ये लोग बेच चुके हैं, ये भी जानकारी मिली है और काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट में क्या इनके अलावा और भी लोग हैं, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। जो सरोज मास्टरमाइंड है वो भागी हुई है। अंजलि को एक बार पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो पहले गिरफ्तार हो चुकी थी। तो ये लगातार जो सिंडिकेट है ये बच्चों की चोरी करने में लगा हुआ था। और पुलिस के मुताबिक कि चूँकि भारत में जो एडॉप्शन है उसका प्रोसेस जो है, उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 4 से 5 साल तक की है और हज़ारों या लाखों कहें कि जो पेरेंट्स हैं वो निसंतान हैं, जो कि बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन अडॉप्शन प्रोसेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं और काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं और इस तरह के गैंग से संपर्क करते हैं या गैंग के लोग इनसे संपर्क करते हैं और इस तरह से बच्चों की चोरी होती है और ये बच्चे गरीब घरों के बच्चे जो है वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में बेचे जाते हैं। जी धन्यवाद आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा रैकेट चल रहा था, गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा गया है जो नवजात बच्चों को यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बेच रहे थे। जो नॉर्मल अडॉप्शन का तरीका होता है वो वो कानूनी प्रक्रिया से होता है और वो लंबा तरीका है, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ पर ये बच्चों को बेचने का काम चल रहा था, जिसमें 3 लोगों को, इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, पर मास्टरमाइंड अभी फरार हैं। और पंजाब के जलंधर में बीजेपी नेता के घर बम फेंकने को लेकर अब लॉरेंस ग्रुप ने अपनी सफाई दी है। एनडीटीवी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले के आरोपी ज़ीशान और शहजाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस गैंग ने इन दोनों को देश का दुश्मन बताया है। तो एनडीटीवी को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़ीशान शहजाद को लॉरेंस गैंग की धमकी भी मिली है और ये साफ किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुकेश के ये उसके सदस्य नहीं हैं। तो इस पर पूरी जानकारी दें आप कि जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर, उसमें अब जिन लोगों पर आरोप था वो कौन लोग हैं? लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे अपने आप को अलग कर रहा है।
देखिए, बीते साल नवंबर से लेकर अब तक पंजाब में 12 से ज़्यादा इस तरह के हमले हो चुके हैं, जहां पर या तो पंजाब पुलिस के संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें थाने हैं, चौकियां हैं, या वहां के नामचीन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर ग्रेनेड या बम जो है वो फेंके जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो जालंधर के जो बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया हैं, उनके यहाँ भी ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले के आरोप में पंजाब पुलिस ने 2 लोग अरेस्ट किए हैं और पंजाब पुलिस ने कहा है कि जीशान अख्तर इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है, जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। इस पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसने कहा है कि जीशान अख्तर से या फिर शहजाद भट्टी, जो कि उसका भी नाम है इस हमले में, उन दोनों से लॉरेंस गैंग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये देश के दुश्मन हैं और हम इनको मार देंगे। ये लॉरेंस गैंग के नाम से पैसे वसूल रहे हैं, जबकि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। दरअसल जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये 12 से 13 जो अटैक हुए हैं पंजाब में लगातार, पंजाब की चौकियों में, थानों में, इन अटैक्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर बब्बर खालसा करवा रहा है। और बब्बर खालसा जो है उसके जो चेहरे हैं उनमें हैप्पी पासिया और जीवन फौजी हैं। ये दोनों पंजाब में लगातार ग्रेनेड हमले करवा रहे हैं। हर हमले के बाद जो हैप्पी पासिया है वो हमले की जिम्मेदारी भी लेता है और कहता है कि हमले वही करवा रहा है। तो बब्बर खालसा और इसके ISI इसके पीछे है। लॉरेंस ने कहा है कि उसका इन हमलों में कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे जो भी लोग हैं, ख़ास तौर से जो जीशान का नाम सामने आ रहा है या जो शहजाद भट्टी है, उनसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उसने हमले करवाए हैं, और वो इन दोनों को मार देगा क्योंकि ये लोग उसके नाम पर पैसों की वसूली कर रहे हैं। जी। तो भारत के दुश्मन दुनिया में अब कहीं भी छिपे हों, उनको उनकी गुनाहों की सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। भारत का दुश्मन नंबर 1 तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है और अब अदालत उसे उसके गुनाहों की सज़ा देगी। दूसरी तरफ भारत में आर्थिक आतंकवाद फैलाने वाला और 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को अंजाम देने का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अब बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया है। भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। तो मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है। तो अब उम्मीद है कि तहव्वुर राणा के बाद चोकसी का एक्स्ट्रेडिशन या प्रत्यर्पण हो पाएगा। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। देश से 6,391 किलोमीटर दूर छिपा था मेहुल चोकसी। 13,500 करोड़ के PNB घोटाले का आरोपी है। वो पहले एंटीगुआ डोमिनिका में छुपा रहा, फिर इलाज के लिए वो बेल्जियम पहुंचा। बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। चोकसी की पत्नी प्रीति बेल्जियम की नागरिक है। भारत को चोकसी के नए ठिकाने की जानकारी मिली। भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से संपर्क किया। गलत दस्तावेज के आरोप में इस वक्त मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। अब प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं भारतीय एजेंसियां। तो इस मामले में व्हिसल ब्लोअर रहे हरि प्रसाद और उनका भी बयान सामने आया, यानी कि व्हिसल ब्लोअर यानी कि जो PNB घोटाले के बारे में सबसे पहले जिन्होंने जानकारी दी वो हैं हरि प्रसाद। आपको सुनाते हैं उनका बयान। मैं उनके साथ एक फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया था बेंगलोर में। तो उसको होने के बाद हमको पता चला ये तो कोई पोंजी स्कीम है, मेरे जैसा बहुत सारा लोगों को इसने ठगा है। तो उसके हिसाब से हमारा 1 साल 2 साल बिजनेस करने के बाद पता चला कि ये पोंजी स्कीम है, वो सब लोगों को चीट कर रहा है। उसके बाद हमने उसके ऊपर FIR किया और केस चलाया, सब कुछ किया। तो ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन हमको पता चला कि ये हमारे साथ तो जो धोखा हो रहा है वो तो बहुत छोटी बात है, बड़ा धोखा तो बैंकों के साथ हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन मैंने सारा एजेंसीज को दिया था, तो लाइक सेबी, CBI, ED एंड CIFO, एवरीबॉडी, बट द करेक्टिव एक्शन और नेसेसरी एक्शन वाज नॉट टेकन इन टाइम। तो इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गया, तो एक्शन ये स्किप कर सका। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। मेरे साथ मेहुल चोकसी के वकील, उनसे बात करते हैं। सर, जो मेहुल चोकसी को कब गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं? अच्छा, तू कर ले। ये हमारा केस ये है कि जो वहाँ पे एक तो वो फ्लाइट रिस्क नहीं है और अपने इलाज के लिए गए हुए हैं। तो आदमी अपना इलाज कराएगा तो वो फ्लाइट रिस्क कैसे होगा? उनको अपना इलाज कराना है और उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत प्रिकेरियस है। ये हमारा डिफेंस है। सर, कब गिरफ्तार किया गया और वो एंटीगुआ से बेल्जियम किस लिए गए थे? सैटरडे को गिरफ्तार किया गया और वो अपने इलाज के लिए गए। तो ये है विजय अग्रवाल, जो कि मेहुल
चौकसी के वकील हैं जो बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको डिफेंड किया जाएगा, वहाँ पर अपील की जाएगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अब बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में ईडी और सीबीआई लगातार कोशिश कर रहे थे कि मेहुल चोकसी को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए और उसके प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। मामले में अब ईडी और सीबीआई पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए। लगातार कोशिशों के बाद ये बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसीज को मिली है। ऐसे में जब 2017 में ईडी और सीबीआई की रेड मेहुल चोकसी के घरों पर पड़ रही थी, उनमें का एक घर मुंबई के वडाला स्थित स्प्रिंग टावर्स में भी है, जहां पर मेहुल चोकसी रहा करते थे। अगर आप देखें तो पूर्ण तरीके से मेहुल चोकसी के घर के दरवाजे के बाहर ये नोटिस जो हैं वो लगी हुई हैं। सीबीआई की नोटिसें हैं, ईडी की नोटिसें हैं, सारी नोटिसें हैं, बट इनका जवाब जो है वो मेहुल चोकसी द्वारा नहीं दिया गया था। 30 जनवरी 2017 को जब ईडी और सीबीआई इस जगह पर पहुंच रहे थे, उससे 30 से 35 मिनट पहले जो मेहुल चोकसी हैं वो यहाँ से भागने में कामयाब रहा और उसने देश छोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आ रही है कि बेल्जियम में मेहुल चोकसी अपना इलाज करा रहा था और उसी समय जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं बेल्जियम से वो स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से उसका प्रत्यार्पण होता है, किस तरीके से एजेंसीज कोशिश करती है उसको भारत लाने के लिए, और किस तरीके से मेहुल चोकसी जो है वो ये भी कोशिश करेगा कि उसका प्रत्यार्पण न किया जाए और उसको भारत जो है वो ना लाया जाए। इस पीएनबी पूरे स्कैम में कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी गंवा दी और स्कैम करके मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। ऐसे में एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी है जो एजेंसियों के हाथ लगी है और अब आगे की कार्रवाई जो है भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। तो अब उम्मीद है कि जल्दी ही इसका एक्स्ट्रेडिशन हो, प्रत्यर्पण हो और फिर आगे की कार्रवाई की जाए। भारतीय एजेंसियों के रिक्वेस्ट पर ही वहां पर उसका मेहुल चोकसी अरेस्ट हो पाया है। बेल्जियम में फर्जी दस्तावेजों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड के लिए 12 पन्नों का जो आदेश दिया है वो अब एनडीटीवी के पास है। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है आपको दिखाते हैं। तो कहा गया है कि ये साजिश भारत की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई है। कई शहरों को निशाना बनाने की ये साजिश थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली भी शामिल है। आरोपी और उसके साथियों द्वारा की गई रैकी से जुड़े सबूतों से आरोपी को आमना सामना कराना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी को गवाहों, फोरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ आमने सामने बिठाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस गहराई से जुड़ी साजिश की तह तक पहुंचने के लिए लंबी पुलिस पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने माना रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत है जो दिखाते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी को पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने एक पूरी तस्वीर पेश कर सकें। भारत लाने के बाद जो एनआईए है उसने तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां पर एनआईए ने एक अपना रिमांड नोट दिया था। रिमांड नोट में क्या था ये तो मालूम नहीं चल सका है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दलीलें थी जिनके बेसिस पर रिमांड मांगा गया था कि इस केस की जो इस मामले की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसका पता लगाना है, जो गवाह हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इस तरह की बातें रिमांड नोट में थी। हालांकि पूरा रिमांड नोट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हमने एक्सेस किया है, वो पढ़ा है। उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो 12 पन्नों का ये पूरा ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्पिरेसी है मुंबई हमलों की, वो भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे है, यानी कि देश के बाहर ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इसकी गहराई, इस कॉन्स्पिरेसी की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये काफ़ी गहराई से रची गई है। इसीलिए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना बहुत ज़रूरी है। जो गवाह हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है
जो सबूत अब तक मिले हैं उन सबूतों को सामने रखकर पूछताछ करनी जरूरी है। और ये भी कहा है कि ये पूरा जो मामला है एक राष्ट्रीय सुरक्षा का है और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ख़ास तौर से जो भारत के अलग अलग शहर हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है उसको भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। तो इस तरह से जो NIA ने सबूत रखे हैं वो ऑन रिकॉर्ड सबूत पर्याप्त हैं राणा को कस्टडी देने के लिए। और इन्हीं सबूतों के बेसिस पर कोर्ट ने तहब्बुर राणा को 18 दिन की कस्टडी दी है और 18 दिन तक वो NIA की पूछताछ में रहेगा, NIA के मुख्यालय में रहेगा। तो ये 12 पन्नों का जो रिमांड नोट है उसमें कोर्ट ने भी माना है कि ऑन रिकॉर्ड काफ़ी ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ होता है कि राणा इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और उसको पूछताछ करना, उसको बिठाना, उससे इंटरोगेशन करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो बाकी चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ पाएँ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की वो अब और गंभीर हो रही है। विरोध प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। हालांकि हालात इस कदर तक अनियंत्रित हो गए कि पश्चिम बंगाल पुलिस को BSF की मदद लेनी पड़ी। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी और तेज हो रही है। विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बयान जारी किया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते। हमारे राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होंगे। जब यहाँ कानून लागू ही नहीं होगा तो हिंसा क्यों? हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। कुल दल सियासी फायदे के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील है। जिस कानून से लोग नाराज वो केंद्र ने बनाया। आपको केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। बंगाल में हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है 20%, 40%, 50% के नीचे, यहाँ बंगाल में हिंदू लोग को वोट नहीं डालने देता है। ये तो बहुत बार साबित हो गया ना। फिर जो माहौल बना है मोथाबाड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ये ECI को अभी से सोचना चाहिए। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है वो हिंदू लोग को वोट डालने नहीं देगा। निधन तो उनका लोग किया, घर में घुसपैठ किया हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा 16 को। ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब BSF उतरा कुछ घंटा BSF रहने के बाद ही BSF के अफसर को DM ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी BSF को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है। इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। जब से ममता बनर्जी की उत्थान हुई बंगाल में और ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के बीजेपी पार्टी बंगाल की राजनीति में जब अपना दस्तक रखने की कोशिश की, तब से माहौल धीरे धीरे एक सांप्रदायिक
दिशा की ओर बढ़ने लगे। सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे। अभी जो चल रहा है पूरा जगह में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। उसका मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जहां पे एक मुख्यमंत्री, उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं, लेकिन एक भी बात ममता बनर्जी इसको नहीं बोला। ममता बनर्जी की इस टाइम में रिजाइन होना चाहिए। जैसा पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना। तो बीजेपी काफ़ी आक्रामक है ममता बनर्जी सरकार पर वक्फ को लेकर। और अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर जयंती के मौके पे बात कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय इतने परिवारों के बीच में हम लोगों ने बनवाए, हर घर नल की स्कीम जब कार्य रूप ले रही है, उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को भी हम 0 तक पहुंचाने में सफल हो गए। अब इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें नहीं होती, इसके मौत को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, डेंगू को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है, मलेरिया को काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है, अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी उसी प्रभावी ढंग से आगे करने में सफलता प्राप्त हुई है, और शिक्षा के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने अपने स्वयं के कारोबार को और अपने परंपरागत जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके हुनर को भी महत्व नहीं दिया। क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर? जो 2017 में हम लोग आए, चैलेंज था, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था। हमारे सामने चैलेंज था, क्या होगा, कहां जाएगा युवा, क्या होगा इसका, परंपरागत उद्यम क्या है। हमने उसकी मैपिंग के लिए एक टीम भेजी हर। और अब बात बिहार की। जल्दी ही वहां चुनाव है और राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये बयान बिहार के सीएम चेहरे पर है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपको सबसे पहले सुनाते हैं नायब सैनी का बयान। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मतलब इनका कहना है स्पष्ट कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर भाजपा के एक मुख्यमंत्री का ये बयान आता है तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यानी बीजेपी की इंटरनल जो मीटिंग हुई है वो इनके जुबान पे खुलेआम ये इन्होंने बोल दिया है। और हरियाणा के हिसार में नए वक्फ कानून पर पीएम का विपक्ष पर हमला रहा। मुस्लिम को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है कांग्रेस, ये पूछा है प्रधानमंत्री मोदी ने। वक्फ पर भी उन्होंने वहाँ पे बात की है और कई तरह के सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने कानून बदला है, अब ज़रूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। वक्फ बिल की बात वो कर रहे थे, जो वक्फ का नया कानून बना है जिस पर कांग्रेस का विरोध रहा और कई जगह इसका विरोध हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात करते हुए कहा है कि इस नए कानून से ज़रूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ऊपर बना दिया था।
ये लोग सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस किसी की सगी नहीं, सिर्फ सत्ता की सगी है, न दलितों की न पिछड़ों की। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना